हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग इस लेसन में इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। भारत में किस प्रकार का पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिला है। रिसेंटली अभी जो डाटा एक रिलीज किया गया है यूएनएफपीए के द्वारा, जो कि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि इंडिया का पॉपुलेशन जो है विश्व के सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्रीज में काउंट हो जाएगा। मतलब अभी जो पहला स्थान पे हमारा चाइना था, तो चाइना को भी सरपास कर इंडिया जो अभी नंबर 1 बन गया है पॉपुलेशन में। और ये डाटा जो है मिड 2023 यानी 2023 तक का एक्सपेक्टेड डाटा है। तो ये जो आकलन है ये आपका 2023 के जुलाई में यानी जुलाई 2023 में इतना होने की संभावना है। इससे संबंधित कई सारे पहलू पर हम लोग बात करेंगे, जो कि बेसिकली एग्जाम ओरिएंटेड होगा। एग्जाम को ध्यान में रखकर, जो कि मेंस को ध्यान में रख के हम लोग कर रहे हैं, तो बहुत सारे जो ऐसे पहलू हैं जिसको आप लोग नोट डाउन कीजिएगा, उसको पॉइंट्स को करेक्ट कीजिएगा और इसके पैटर्न को समझिएगा, क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है, क्या सारे इसके डायमेंशन हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखें तो अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, उन्होंने ह्यूमन पॉपुलेशन का एक डाटा जारी किया, जिसमें बताया कि ग्लोबल ह्यूमन पॉपुलेशन यानी पूरा विश्व की अगर बात करें तो 8 बिलियन यानी 8 अरब हो गया है पॉपुलेशन। तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा ह्यूमन पॉपुलेशन अक्रॉस द ग्लोब, पूरा विश्व की अगर जनसंख्या की बात किया तो 8 अरब हो गई है। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड जो है रिसेंटली अभी डाटा रिलीज किया है, जिसका नाम है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। इस वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट में बताया गया है कि इंडिया मिड जुलाई तक यानी जुलाई 2023 तक चाइना के पॉपुलेशन को सरपास करके वो इंडिया विश्व का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्रीज में गिना जाएगा। हम लोग यहाँ पे देखते हैं टॉप 10 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज बाय मिड 23। यहाँ पे बात हो रही है मिड 23, मतलब ये डाटा अभी का रिसेंट नहीं है, बल्कि ये जुलाई 2023 का डाटा एक एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि उस समय एक एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि इतना ज्यादा हो सकता है। यूनाइटेड नेशन फंड जो है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड जो एस्टिमेट किया है कि 2.9 मिलियन मोर पीपल, मानी इंडिया के पास में जो आबादी है उसमें 2.9 मिलियन, 1 मिलियन होता है 10 लाख, तो इतना नए लोग यानी इतना चाइना को पॉपुलेशन से ज्यादा हो जाएगा, यानी 2.9 मिलियन मोर पीपल देन चाइना। ये हो जाएगा मिडिल ऑफ दिस ईयर यानी जुलाई 2023 तक। ये आंकड़ा जारी किया गया स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, और किसके द्वारा जारी किया गया है? ये जारी किया यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा। इसमें जो कंट्रीज है जिसमें कि इंडिया का पॉपुलेशन की बात किया गया है, तो वो है 1429 मिलियन। चाइना का पॉपुलेशन है 1426 मिलियन। और थर्ड पोजीशन पे जो है वो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी अमेरिका की बात कर रहे हैं। तो हम लोग अगर इसको तुलनात्मक देखें तो फर्स्ट स्थान पे अगर इंडिया जाता, फर्स्ट प्लेस पे अगर इंडिया जाता है, जो कि 142.86 करोड़ हो जाता है पॉपुलेशन, और चाइना भी 142 दशमलव कुछ रहेगा, लेकिन वो इंडिया के पॉपुलेशन से नीचे रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दो कंट्री जो है जो कि 142 करोड़ की पॉपुलेशन को पार कर रहा है, लेकिन उसकी तुलना में अगर देखेंगे तो यूनाइटेड स्टेट का मात्र 34 करोड़ है। तो आप समझ सकते हैं कि पहला, दूसरा और तीसरा के बीच में कितना ज्यादा का गैप है। यूनाइटेड नेशन में लगभग 340 मिलियन पॉपुलेशन है, जो कि 34 करोड़ के लगभग हो गया, और इंडोनेशिया में हो गया 277.5 मिलियन, लगभग 27 करोड़ हो गया। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का पॉपुलेशन हो गया 240.5, जो कि 24 करोड़ के आसपास में हो गया। और नाइजीरिया का पॉपुलेशन हो गया 223.8 यानी 22 करोड़ के आसपास। ब्राजील का हो गया 216.4 यानी 21 करोड़ के आसपास में। बांग्लादेश का हो गया 17 करोड़ के आसपास में। रशियन फेडरेशन का हो गया 14 करोड़ के आसपास में, और मेक्सिको का हो गया 12 करोड़ के आसपास में। तो इस तरह टोटल जो है 10 जो वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज का ये लिस्ट है। लेकिन यहाँ पे यही सबसे बड़ी देखने की चीज है कि अब इंडिया और चाइना ये दो मोस्ट पॉपुलेटेड हो गए, लेकिन थर्ड पोजीशन पर जो है उसके बीच में काफी ज्यादा डिफरेंस है। हम लोग अब डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स के बारे में हम लोग इसको बात करते हैं। तो इंडिया की बात करें तो इंडिया का पॉपुलेशन है 1428.6 मिलियन पॉपुलेशन, जिसमें कि 15 से 64 साल की उम्र के जो लोग हैं, जो हमारा वर्किंग ग्रुप हो गया 15 से 64 साल के लगभग, वो है 68% पॉपुलेशन है। 65 प्लस से ज्यादा जो आबादी है भारत में वो है 7% है, 7% है। और TFR की बात करते टोटल फर्टिलिटी रेट वो 2 है। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात किया जाए तो जीवन प्रत्याशा वो है 72.5। ठीक है। उसी तरह से चाइना की बात करें तो चाइना भी है
100 यानी 1425.7 मिलियन, जिसका कि 15 से 64 वर्ष के जो उम्र का जो पॉपुलेशन है वो 69% है। 65 प्लस का जो उम्र के लोग हैं वो वहाँ पे 14% है, जो कि इंडिया के कंपेरेटिवली डबल है। और टोटल फर्टिलिटी रेट जो है उस पर चाइना बहुत कंट्रोल किया है और इंडिया से बहुत कम है, 1.2 है इसका फर्टिलिटी रेट। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी वहाँ पे ज़्यादा है, 79 ईयर्स है। अगर विश्व के आंकड़ा हम कहें, विश्व के डाटा को देखें तो विश्व का पॉपुलेशन 8 अरब है, यानी 8045 मिलियन है, यानी 8 अरब से ज़्यादा पॉपुलेशन है। जिसमें कि अगर वर्किंग ग्रुप की बात करें 15 से 64 का, तो वो है 65% टोटल पॉपुलेशन का। और 65 प्लस का जो एज ग्रुप है वो है 10%। टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो है 2.3%। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो एवरेज है 73.5 ईयर्स। तो ये हमारा टोटल डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स है जो कि इंडिया, चाइना और विश्व का तुलना किया गया। और ये है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड यानी यूएनएफपीए, उसका अपना रिपोर्ट है, यानी यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड एक्टिविटीज, उसका रिपोर्ट है जिसको आप देख सकते हैं। जनसंख्या अनुमान की बात किया जा रहा है तो जुलाई 2023 तक चीन की जनसंख्या जो है 142.57 करोड़ की जनसंख्या की तुलना में भारत की जनसंख्या जो है 142.86 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है, जो कि बात किया जा रहा है जुलाई 2023 यानी मिड 23 की। भारत का 25% जनसंख्या जो है वो 0 से 14 साल की आयु वर्ग में है। 18% जनसंख्या जो है 10 से 19 साल की आयु वर्ग में है। और 26% जनसंख्या जो है वह 10 से 24 साल की आयु वर्ग में है। 68% जनसंख्या जो है वो है 15 से 64 वर्ष के आयु वर्ग में है। और 7% जनसंख्या जो है 65 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोग हैं। अपने एशियाई पड़ोसी देश की तुलना में करें तो भारत में 29 लाख अधिक लोग होंगे। और संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, जिसकी जनसंख्या जो है वो है 340 मिलियन, यानी 34 करोड़ के आसपास में। पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें तो वर्ल्ड का पॉपुलेशन ग्रोथ बदलते समय के साथ इसमें घटा, मतलब ग्रोथ रेट है वो घटा है, डीप हुआ है, घटा है। 1950 में अगर हम लोग देखें तो जिस तरह का पॉपुलेशन था वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये पॉपुलेशन हमारा अभी जो है 2020 के बाद में हमारा 2023 तक 8 अरब हमारा पॉपुलेशन को पार कर गया है। उस तरह से पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अगर हम लोग देखें तो ग्रोथ रेट जो है धीरे धीरे डाउन होता जा रहा है। और डाउन होने का मेन वजह है कि हमारे पास अब मॉडर्न फैसिलिटीज है, नई नई मेडिकल टेक्निक्स हैं और कॉन्ट्रासेप्टिव के यूज होने लगा है। लोगों में जागरूकता बढ़ी है, शिक्षा बढ़ी है, महिलाएं काफ़ी जागरूक हुई हैं, जिस वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ का जो रेट है वो कंपेरेटिवली कम होता जा रहा है और ये आगे भी कम होता चला जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, ये है क्या? इसके बारे में जाने कि यह संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का एक सहायक अंग है जो यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी के रूप में भी काम करता है। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड का जो जनादेश संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ई कॉस्कोट, इसके द्वारा स्थापित किया गया था। इसका स्थापना का वर्ष था, इसे 1967 में ट्रस्ट फंड के रूप में स्थापित किया गया था और इसका परिचालन जो है 1969 में इसको शुरू किया गया था। 1987 से इसको आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष नाम दिया गया, लेकिन इसका संक्षिप्त नाम जो है यूएनएफपी है, यानी जनसंख्या गतिविधियों के लिए संयुक्त राष्ट्र कोष। ये नाम उसका वही रखा, मतलब इंग्लिश में इसका संक्षिप्त नाम जो है यूएनएफपीए ही रखा, लेकिन इसका जो आधिकारिक तौर पे इसका जो नाम हो गया वो हो गया संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, यानी यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। ठीक है, यानी इसका आधिकारिक जो नाम हो गया यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड रखा, लेकिन इसका जो संक्षिप्त नाम है यूएनएफपीए रहा, जिसका मतलब हो गया जनसंख्या गतिविधियों के लिए संयुक्त राष्ट्र कोष। इसका उद्देश्य क्या था? यूएनएफपीए का उद्देश्य था कि शिक्षा में, स्वास्थ्य में, हमारा जो डेवलपमेंट गोल है, तो लैंगिक समानता, सतत विकास कार्य में निपटाने के लिए सीधा काम करता है। मतलब इस स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक समानता और सतत विकास जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, उस लक्ष्य को निपटाने के लिए हमारा सीधे काम करता है। अब इसका फंडिंग कहाँ से, इसका निधि कहाँ से आता है? तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड का जो संयुक्त राष्ट्र के बजट का समर्थन प्राप्त नहीं है, इसके बजाय इसे पूरी तरह से दाता सरकार यानी जहाँ पे डोनेशन पर निर्भर करता है। जो अंतर सरकारी संगठन है, इंटर गवर्नमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशंस है, प्राइवेट सेक्टर्स है, फाउंडेशंस है, या फिर बहुत सारे व्यक्ति हैं जो स्वेच्छा से इसमें अपना दान करते, योगदान करते हैं, जिसके आधार पे ये हमारा यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड एंड संयुक्त राज्य जनसंख्या कोष ये संचालित हो रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि पॉपुलेशन है हमारे पास, अगर हमारे पास ज़्यादा जनसंख्या है तो उसका क्या
अपॉर्चुनिटीज हो सकता है, क्या उसके मायने हो सकते हैं। तो उसका अवसर की बात करें, पहला है जनसांख्यिकीय लाभ यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब है कि जब हमारे पास पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगा तो हम लोग, हमारे यहाँ कार्य ग्रुप यानी वर्किंग ग्रुप का जो पॉपुलेशन अगर ज़्यादा है तो स्वाभाविक है उनमें कार्य करने की क्षमता ज़्यादा है, तो वो एक हमारे रिसोर्स के रूप में कार्य कर सकते हैं। भारत की एक जनसंख्या बड़े कार्यबल यानी वर्कफोर्स के रूप में महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करती है, जैसे कि आर्थिक विकास को चलाने में मदद कर सकती है। भारत का 68% आबादी जो है, हम लोग इसके पहले डिस्कस किए कि 15 से 64 वर्ष के आयु वर्ग का है, जो कि एक वर्किंग ग्रुप है जो कि कार्य करता है और अपनी अर्थव्यवस्था में काफी ज्यादा योगदान होता है, जो कि एक कामकाजी ग्रुप है, काम करने में सक्षम आबादी है जिसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो इसका हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, हमारे पास पॉपुलेशन है तो स्वाभाविक हमारे पास कार्य करने की क्षमता ज़्यादा है, हमारे पास मैन पावर ज़्यादा है, तो इसकी वजह से हम लोग कई सारे आर्थिक गतिविधियों को हम लोग कर सकते हैं। दूसरा है व्यवसाय और नवाचार को आकर्षित करने में मदद। अब क्या है कि हमारे पास जब ज़्यादा पॉपुलेशन होगा तो बड़ी आबादी है, तो ये भारत जो है एक बहुत बड़ा एक कंज्यूमर मार्केट हो जाएगा, उपभोक्ता बाजार होगा। उपभोक्ता बाजार का मतलब हो गया कि अब हमारे पास एक बहुत बड़ा मार्केट है, तो कोई भी अपना प्रोडक्ट अगर लॉन्च करता है तो हमारे इंडिया में उसका सबसे ज़्यादा खपत होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि वर्ल्ड की नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई इनोवेशंस जो है वो इंडिया में आएंगे। स्वाभाविक इंडिया में अपना मार्केट लॉन्च करेगा क्योंकि इंडिया में उसका कंज्यूमर ज़्यादा है, तो यहाँ पर जब लॉन्च करेगा तो उससे हमारे पास नई टेक्निक आएंगे, नया हमारा ट्रेड बढ़ेगा, हमारा व्यापार बढ़ेगा, और ऐसी स्थिति में जो है बहुत सारे इन्वेस्टमेंट वगैरह भी आएंगे, निवेश को आकर्षित करेंगे, और ये सब का असर देखने को मिलेगा कि हमारे यहाँ जो घरेलू उत्पाद है उसमें भी बढ़ोतरी होगा। तीसरा जो है हमारा पॉपुलेशन बढ़ने से जो फायदा है वो है कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता के रूप में हमें मान्यता मिल जाएगी। इसका मिलने का मेन वजह क्या है, क्योंकि अब आप पूरे विश्व के जो सबसे ज्यादा जो पॉपुलेटेड कंट्रीज है, जो कि 142 मतलब करोड़ की पॉपुलेशन रखता है, आप उसको, आप संयुक्त राष्ट्र संघ का परमानेंट मेंबरशिप नहीं रखते हैं, तो ये संयुक्त राष्ट्र का कोई मायने नहीं रखता है। यानी सुरक्षा पर सिक्योरिटी काउंसिल की, यानी बात किया जा रहा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, अगर आप इसमें इंडिया को नहीं रखते हैं जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है, तब फिर इसका मायने क्या रखेगा। तो इस वजह से सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का दावेदारी जो है भारत को और ज्यादा प्रभावशाली हो गया, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे, वैश्विक मंच पे और भी ज्यादा शक्ति मिलेगा। नेक्स्ट में देखें तो हमारा इसका जो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है, इसकी वजह से हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, और ज़्यादा लोग होंगे हमारे पास तो ज़्यादा प्रोडक्ट्स भी हमारे यहाँ प्रोड्यूस होंगे, ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस होंगे, और ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस होंगे तो हमारा मार्केटिंग होगा, जिसकी वजह से हमारा ग्रोथ रेट बढ़ेगा। नेक्स्ट है द साइज ऑफ पॉपुलेशन। अब किसी भी देश का नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखें तो किसी भी देश का जब पॉपुलेशन ज़्यादा होता है तो एक माना जाता है कि एक डायनेमिक, एक पावर डायनेमिक्स के रूप में जाना जाता है, मतलब उसके पास एक बहुत बड़ा पावर है, उसके पास ज़्यादा पॉपुलेशन है तो बहुत सारी चीज़ों में एकदम उलट-फेर कर सकता है, क्योंकि पॉपुलेशन एक बहुत बड़ी फैक्टर होती है। तो हमारे दूसरे देशों के साथ में हमारा संबंध बेहतर हो सकता है, क्षेत्र में अपना एक दबदबा हो सकता है। तो ये सारे फैक्टर्स जो कि आपको देखने को लग रहा है कि ये हमारा पॉपुलेशन अगर ग्रोथ है तो इसमें हमारे पास कुछ अपॉर्चुनिटीज भी है, जिसको कि हम लोग अगर इसको कैपिटलाइज करते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग देखेंगे कि काफ़ी अच्छा हम लोग ग्रोथ कर सकते हैं। जिसमें हमारे पास जब ह्यूमन पॉपुलेशन ज़्यादा है और स्पेशली जब हमारे वर्किंग ग्रुप का पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो स्वाभाविक है हम लोग ऐसे चीज़ों में उन लोग को स्किल डेवलप करके हम लोग बहुत बड़े संसाधन के रूप में उसको मान सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कुछ इसमें रिलेटेड भी इशू भी है, जैसे कि अब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो समस्याएं भी हैं, समस्याएं तो हैं ही, नो डाउट, आप सभी जानते हैं। पहला देखें सोशल एस्पेक्ट्स, हम लोग इसको कैटेगराइज करते हैं, पहला सोशल एस्पेक्ट है जिसमें कि क्राइम बढ़ेगा। अब पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ेगा तो पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉवर्टी, ये दोनों इंटर रिलेटेड है, मतलब डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो जब हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगा तो हमारे पास स्रोत यानी रिसोर्सेज की कमी होगी, जिसकी वजह से जॉब प्रोस्पेक्ट घटेगा, और जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो हमारे यहाँ क्राइम बढ़ने की संभावना हो जाएगी। नेक्स्ट है माइनॉरिटी मेजोरिटी गैप। जब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो एक वर्ग का पॉपुलेशन हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा, दूसरे वर्ग का पॉपुलेशन कम होगा, तो एक दो ग्रुप टाइप से बन जाएगा, जिसका कि दोनों के बीच में जो गैप है वो ज़्यादा होगा। तो ऐसे में जो मेजोरिटी ग्रुप है वो माइनॉरिटी ग्रुप के लिए खतरा बन सकता है, और यहाँ पर फियर ऑफ सुपरमेसी का कंसेप्ट आ सकता है। नेक्स्ट इसमें ये भी हो सकता है कि हमारा कम्युनलिज्म, हमारे पास जो धार्मिक उन्माद है वो बढ़ सकता है, जिसकी वजह से इस देश के लिए खतरा हो सकता है। तो ये सारी इश्यूज है जो कि हमारा सोशल एस्पेक्ट्स पे है। इकोनॉमिक एस्पेक्ट की बात करें तो हमारे पास एजिंग पॉपुलेशन हो जाएगा। स्वाभाविक है अभी हमारे पास यूथ पॉपुलेशन है, एक समय में चूंकि हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रहा है,
मतलब हमारे पास जब मॉडर्न फैसिलिटीज है, मेडिकल फैसिलिटीज है, अच्छा से जीवन यापन करने का साधन है, तो स्वाभाविक है लोगों का उम्र बढ़ेगा, और उम्र बढ़ेगा तो एक समय ऐसा आएगा कि हमारे पास जो ज़्यादा उम्र के लोगों का पॉपुलेशन जो है वो बढ़ जाएगा, जो कि एक एल्डरली पॉपुलेशन होगा जो कि बढ़ जाएगा, जो कि इस देश के लिए रिसोर्सेज को कम करने का काम करेगा, मतलब एक तरह से बोझ बन जाएगा। तो ये हमारा हो सकता है। नेक्स्ट अनएम्प्लॉयमेंट, जिसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारे लेबर तैयार हो जाएंगे, ओवर पॉपुलेशन हो जाएगा तो उन लोग सभी को काम नहीं मिलेगा, तो बहुत लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तीसरा है रिसोर्स डिप्लेशन, जो हमारे पास संसाधन है उसमें कमी हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास संसाधन तो लिमिटेड रहेंगे, लेकिन उसमें पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ गया है तो ज़्यादा उसका कंज्यूमर हो गए, ज़्यादा उसको इस्तेमाल करने वाले हो गए। ऐसे में हमारे पास रिसोर्सेज जो संसाधन है वो काफ़ी तेज़ी से घटेंगे, जिसका असर साफ साफ देखने को मिलेगा कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होगा, इन्वायरमेंट डिग्रेड होगा, इन्वायरमेंट का क्वालिटी गिरेगा, और साथ साथ इन्वायरमेंट बहुत हद तक प्रभावित होगा। उसके अलावा पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स भी है कि यहाँ पे कास्ट पॉलिटिक्स बढ़ जाएगा, क्योंकि एक वर्ग दूसरे वर्ग के यहाँ पे जाके देखेगा वोट बैंक, और वोट बैंक के अनुसार मतलब एक का पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उसकी तरफ ज़्यादा झुकाव होगा, तो ये भी हमारा कास्ट पॉलिटिक्स बढ़ जाएगा। दूसरा है इंटर स्टेट डिस्पेरिटी होगा, कि मतलब एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में पॉपुलेशन का भी अब डिफरेंस अलग अलग हो जाएगा, जिसकी वजह से एक राज्य दूसरे राज्य के बीच में बहुत सारे डिस्प्यूटेड भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट एस्पेक्ट, जिसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा ओवर पॉपुलेशन होगा तो हमारे पर्यावरण भी काफ़ी हद तक प्रभावित होगा। हेल्थ एस्पेक्ट्स है कि हमारे यहाँ बहुत सारे इन्फेक्शस डिजीज भी फैल सकता है, जो हमारे पास लिमिटेड जगह में ज़्यादा लोग जब बसेंगे तो स्वाभाविक है कई तरह की हेल्थ समस्याएं भी होंगी, जिसमें कई सारे नई नई इन्फेक्शस डिजीज भी, कई तरह की बीमारियां भी बढ़ सकती हैं। डेमोग्राफिक डिजास्टर का मतलब हो कि हमारे पास जब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो हम लोग अनेबल होंगे कि हम लोग सभी के लिए जॉब देना मुश्किल हो जाएगा, सभी के लिए एक अच्छा बेहतर लिविंग कंडीशन देना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और ऐसे में ये जो सोसाइटी है हमारा काफ़ी ज़्यादा डिजास्टर्स रूप ले लेगा, काफ़ी ज़्यादा हमारा ये। अब नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 है क्या? तो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है। ये नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी फॉर्मुलेट किया गया था इसको 2000 में, 2000 ईस्वी में इसको फॉर्मुलेट लाया गया, और इसको लंबा टर्म के लिए इस्तेमाल किया गया था। इसको माना गया था कि 2045 तक पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाए, मतलब पॉपुलेशन ना घटे ना बढ़े, मतलब एक स्टेबिलिटी लेवल पर पहुंच जाए। ये था नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 का मिशन। ये 2000 में स्टार्ट हुआ था और 2045 इसका लक्ष्य था, और इसका टारगेट था कि 2010 में हम लोग 50% कम से कम अपनी एक्टिविटीज को ध्यान रखें। तो पहला नेशनल पॉलिसी पॉपुलेशन पॉलिसी था जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड प्लानिंग के द्वारा 1976 में लाया गया था, और उसके बाद में ये हमारा 2000 में लाया गया था नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। तो हम लोग बात कर रहे हैं अभी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी का। तो जो स्ट्रेटजी था उसमें था कम्युनिटी इनिशिएटिव, मतलब एक समाज को एक इस तरह से बनाया जाए कि कम्युनिटी लोग मतलब एक जो ग्रुप है लोगों का वो चीज़ों को समझे और लोगों को समझाए। महिलाओं को एम्पावरमेंट किया जाए, महिलाओं को सशक्तिकरण दिया जाए, उनको एजुकेशन दिया जाए, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को और भी मजबूत किया जाए ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल करने में उनकी भूमिका बढ़े। फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम जो है उसको बढ़ाया जाए, फैमिली प्लानिंग को बढ़ाया जाए। जो फैमिली वेलफेयर था उसी की जगह पे अब फैमिली प्लानिंग की बात किया जाए कि फैमिली को आप प्लान करें, आप कितना बच्चे चाहते हैं। 2010 तक का जो टारगेट था कि टोटल फर्टिलिटी रेट जो था वो रिप्लेसमेंट लेवल तक पहुंच जाए, मतलब ये जो हमारा मिड टर्म गोल था वहां तक पहुंच जाए। लॉन्ग टर्म गोल के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करने के लिए 2045 तक इसको टारगेट रखा गया था। अब है कि जब भारत सरकार के द्वारा इतना सारा प्रोग्राम्स किया गया, इतना सारी चीज़ों पे काम किया गया, तो उसका अचीवमेंट क्या हुआ? अचीवमेंट के देख सकते हैं कि हमारा टोटल जो फर्टिलिटी रेट है वो डिक्लाइन हुआ। 2005 में देखेंगे तो 2.9 था, और 2017 में देखेंगे तो 2.2 है, और ये अभी भी हमारा ये 2.1 से बेलो हो गया है। तो हमारा फर्टिलिटी रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। नेक्स्ट में देखें तो 25 आउट ऑफ 37 स्टेट, टोटल हमारा 37 जो स्टेट यूनियन टेरिटोरी है वहाँ पे 25 में रिप्लेसमेंट लेवल जो है फर्टिलिटी रेट का 2.1 और उससे कम अचीवमेंट कर लिया है। डिकेडल ग्रोथ की बात करें यानी दशकीय जो वृद्धि दर है वो भी डिक्लाइन हुआ है। 21.54% था 1999 से 2000 तक, लेकिन अगर हम लोग देखें 2001 से 11 के बीच में ये 17.64 हो गया, तो घटा है। क्रूड बर्थ रेट की बात करें तो भी डिक्लाइन हुआ है, कहाँ 23.8 था वो अब होके 20.2 हो गया, यानी 20.2 हो गया, तो ये घटा है। टीनेज बर्थ रेट जो है वो भी आधा हो गया लगभग, पहले 16% था अभी ये 8% हो गया। तो इस तरह से जो भारत सरकार के द्वारा जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 लाया गया, इसके कई सारे अचीवमेंट्स भी देखे गए हैं, और जो कि इस देश को बेटर बनाने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होगी। तो आज के लेसन में हम लोग इतना ही सारे डिस्कस किए, हम लोग बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे हम लोग बात किए।
तो आप इन सारी चीज़ों को समझें और इसको आप अपना पर्सनल डाटा के अनुसार आप इसको नोट्स बना लें, ताकि आपको यही आपको मेंस एग्जाम में आपको पूछेगा। मेंस एग्जाम में आपको इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी सेक्शन में पूछ सकता है, करेंट सेक्शन में पूछ सकता है, और साथ साथ ये आपका एसे के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आप जो है ये सब डाटा को बहुत बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।